सिर्फ एक्सेल के ऐड में होते हैं। चलो हाँ, एवरेज क्या बन जाएंगे 2e/π। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कुछ भी डाउट हो इसमें अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि एसी इज एक्चुअली स्कोरिंग टॉपिक, उसको छोड़ना नहीं बीच में कि यार छुट्टू के पहले आधा हो गया बचेगा। अब तो एक्चुअली एसी के अंदर हाथी पूरा निकल चुका है, उसकी थोड़ी सी पूछ बाकी है बस। इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है बस बस। और एक वो रेजोनेंस वाला पार्ट है, हालांकि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है नहीं, उसमें हालांकि कुछ बहुत सी चीजें बनती है और वो पूछी नहीं गई है कभी, बट ठीक है। ये लो भाई, अच्छा फिर क्या लिखते हैं हम? करंट लिखा हमने, तो करंट की फॉर्म क्या लिख दी भाई? करंट बराबर आया कैपिटल आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई की फॉर्म आ गई। हाँ भाई, तो आरएमएस तो क्या बना? I/√2 एंड सो ऑन, सारी चीजें, जिसमें कैपिटल आई की वैल्यू क्या चीज है? E/Z, जहां Z का मतलब क्या है? Z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसमें एक्सएल एक्सी ये सब क्या बन रहा है हमारे पास? अब एक्सएल इज व्हाट? इंडक्ट। अब ये Z तो क्या कहलाता है? Z इज व्हाट? इंपीडेंस। अच्छा, इनकी कोई आरएमएस एवरेज नहीं होती। Z इज व्हाट? सिंपल इंपीडेंस वैल्यू। एक्सएल क्या बना? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बिल्कुल, क्या वैल्यू आएगी? ओमेगा एल। एक्सी क्या है? 1/ओमेगा सी। और ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये किसकी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ओमेगा है ये जो सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। अच्छा, यहां से जब हम इस आई को लिखते हैं तो हमने क्या पढ़ा था भाई? ये हमारे पास एक तरीका था एलईडी आइसमैन करके, जो कि क्या शो करता है कि कौन आगे चल रहा है। तो फेजर्स बनाए थे हमने बेसिकली इनके सबके। तो वो फेजर्स किस तरह से बनते हैं वो बनाए थे। एक सेकेंड, तो फेजर्स कैसे बनाते हैं हम भाई? ये मान लो ई बन गया, वी आर बनेगा, एक्सएल और वी आर बनेगा, और क्या बनेगा? वीएल और वीसी बनेंगे। बिल्कुल, तो एक मिनट चला, तो पहले वी आर, सपोज करो ये वी आर बन गया, ये बन रहा है वी एल, ये बन रहा है वी सी। जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ फेजर्स ऑल्सो। हाँ भाई, तो रिजल्टेंट क्या दिख रहा है इनका? ये इधर के आएगा रिजल्टेंट, तो ये बना रिजल्टेंट इनका, तो ये बनेगा वी एल माइनस वी सी। ये वी एल, ये वी सी, तो इधर कुछ बनेगा आपके पास ये वी एल माइनस वी सी, और ये आपके पास बन जाएगा ई। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं ट्रायंगल्स इंपीडेंस के फॉर्म में बात करूं तो ये वाली चीज क्या बन रही है? एक तरह से ये बन रहा है Z, ये क्या बन रहा है आपके पास? R बन रहा है। अच्छा, करंट कहां दिखाया जाएगा? वी आर के अलॉन्ग। वी आर के अलॉन्ग क्या दिखा देंगे हम? करंट दिखा देंगे। अच्छा, फेजर्स किसके बना सकते हैं हम? फेजर्स किसके बनते हैं? या तो पीक वैल्यूज के, या फिर आरएमएस के, या फिर एवरेज के भी बन सकते हैं। फेजर्स हमेशा किसकी बात होती है? एम्पलीट्यूड्स, आरएमएस या फिर एवरेज के। इन्हीं के फेजर्स की बात करते हैं हम। ये कौन सी वैल्यूज होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं। अब किसी भी इंस्टेंट पर, अब ये सपोज आई चल रहा है, तो स्मॉल वी एल, स्मॉल वी सी एंड स्मॉल वी आर, ये सब हमें लिखने आते हैं नहीं आते हैं? क्लियर है? हाँ भाई, तो यहां किसी ने पूछा कि भाई ई लीड्स I/45 डिग्री, क्या इक्वेशन है हमारे पास? ट्रिक क्या है? एलईडी आइसमैन। हाँ भाई, ई लीड्स बाय 45 डिग्री, तो क्या मतलब हुआ इसका? वो फाई कितना हो गया? π/4, खत्म। और ये डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा? एक जना स्टेटमेंट लिख रहा है कि ई लीड्स I/45 डिग्री, तो क्या ये डायग्राम सही है क्या उसके लिए? फाई को 40 डिग्री लिख दूंगा? पक्का? ठीक है, आ जाएंगे सारी वैल्यूज हमारे पास। रेहाना, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, पक्का? एक आध दो एग्जांपल्स मैं कराया था ताकि हमारे थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और फिर हम शीट के एग्जांपल्स पर आते हैं। उसमें से कुछ क्या टर्म्स हमें क्लियर होती जाएंगी, तो टर्म्स क्लियर रहेगी तो फिर आगे बढ़ना हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलो
और आरएमएस या एवरेज कुछ भी हो सकता है, पीक आरएमएस या एवरेज, क्या लिखे जा रहे हो भाई विद्यानिवास मिश्रा? विद्यानिवास मिश्रा क्या पूछ रहे हो भाई? पीक आरएमएस या एवरेज? अच्छा ठीक है ठीक है, फेजर के लिए लिख रहे हो तो तुम, हाँ, कि पीक आरएमएस या एवरेज, किसी के भी बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो एवरेज में भी सारी टर्म्स 2/π की कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आरएमएस होंगी सबकी √2 की टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ई तो बनेगी, ई स्क्वायर बराबर कितना? ई स्क्वायर बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ता है VL पहले हो या VC पहले हो? नहीं, तो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो tan φ से दिखता है बस। tan φ बराबर क्या आता है? VL माइनस VC अपॉन VR। कितने लोगों ने ईमानदारी से इसके एग्जांपल्स करे हैं? एग्जांपल्स इतना शीट से कितने लोग करके आ चुके हैं? ठीक है, और तो ईमानदारी से मतलब कि भाई ढंग से पढ़ने के बाद तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो इसी एक्चुअली इजी है, इनफैक्ट EMI देखोगे तो उससे तो बहुत ही इजी चैप्टर बन जाता है ये। ठीक है ना, ये सारे हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अभी डिस्कशन पर भी आते हैं हम। चलो क्लियर है? आता लो एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर मैं। चलो स्क्रीनशॉट 1 ले लो जरा आज का। चलो ये देखो नेक्स्ट, ये लो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ना हम। कुछ एक एग्जांपल्स उससे मुझे कराने थे, बट ठीक है, वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। चलो ये लो, होमवर्क ले जाता कोई? हाँ दिए थे, नहीं नहीं ठीक है, एक बार, अरे ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हमें उससे बढ़ना भी नहीं है आगे अभी। मैं भी बहुत उस पर हूँ नहीं कंडीशन पे। चलो ये लो, कुछ का मैंने आपको आइडिया जरूर दे दिया था। चलो ये दे दिया, ई बराबर क्या है कि सारा काम सब लोग करते नहीं ना भाई, ये दिक्कत है ना। वरना तो कहना आसान हो जाता है कि अपने आप कर लेना, पर सब करते नहीं है, तो इसलिए हाँ भाई, वोल्ट मीटर क्या रीड करेंगे? ये रीड्स RMS वैल्यूज। चल V1 दे रखा है 40 वोल्ट, V2 बताओ जरा। V रीड्स RMS वैल्यूज, आपको बोल रहा है V1 की रीडिंग दे रखी है इसने, V1 रीडिंग दे रखी है बस, यहाँ पर तो लिखा होता है रीडिंग ऑफ V1 इज, V2 बता दो बस। और कि समझो ना जरा, वो जो V1 है वो एक्चुअली क्या है? RMS वैल्यू। वो जो V1 आपको लिख के दिया गया है, दैट V1 इज बेसिकली VRRMS, जो कि कितना है? 40 वोल्ट। क्योंकि वोल्ट मीटर रीड कर रहा है ना, वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? RMS वैल्यूज रीड कर रहा है वो। ERMS कितना है? ERMS क्या आएगा? 50 वोल्ट। इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे हम बेसिकली ERMS स्क्वायर इक्वल्स टू
VR RMS स्क्वायर प्लस VL माइनस VC RMS। तो इफेक्टिवली अब ये RMS है तो इसका मतलब ये बन रहा है आपके पास रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हुआ, अंडर रूट आ गया ना, तो है बस। तो क्या है कि वैल्यू यहां से V2 बराबर कितना 30 वोल्ट, V2 बराबर 30 वोल्ट। अगर आप इसको वही यहां गलती कर देता कोई कि भी 50√2 ही ले लेते तो आंसर अपने आप ही क्या आते, आपका सवाल गलत आ जाते। बस तो यही चीज पे ध्यान देते हुए चल रहा है कि भी जो वैल्यूज है वो प्रॉपरली RMS, और यही एक चीज कंफ्यूजन आता है, इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इसके बाद जब मैं आपसे शीट के एग्जांपल्स करवाऊं तो हमें वहां पर कोई तकलीफ ना आए। और जैसा कि मैं कह रहा हूं अगले 3-4 दिन के अंदर जितना भी छोटे छोटे बचे हुए पोर्शन उसको पहले खत्म करेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी है आपको तो जब जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान देते हुए चले, और पहले से मैसेज आ गया था कल भी कि यार आज क्या होने वाला है, बस तो हमें पता था कि ये चीज। और रेगुलर क्लास में सुबह में तो हम रेगुलर टॉपिक्स को लेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है अभी तो उसी की बात करते हुए चलेंगे, ये नहीं कि बीच में टॉपिक डेविएट होगा। शाम की क्लासेस एक्स्ट्रा रहेंगी हमारे पास, जो कि आज शाम को तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तबीयत भी उस तरह की नहीं है। तो अंडरस्टूड है, मॉर्निंग में क्लास हो गई है तो वो शाम को नहीं होगी, ठीक है ना भाई, ऑनलाइन। और आज वाली का आ जाएगा, कल दोनों क्लासेस रहेंगी, कल सुबह भी रहेगी शाम की रहेगी। शाम वाली में क्या होगा अभी बता दूंगा, ठीक है। चलो 2-2 R क्या हो गया, कुछ पूछा, रूट और स्क्वायर दोनों साथ में, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अंडर रूट ये बोल रहा था कोई, ठीक है चलो क्लियर है आता। ओके ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे इसके जितने कॉम्प्लेक्स वाले थे तो हमने करे, बट हाँ एक ही पॉइंट था जिसको कि मैंने छोड़ा था, उसका भी सवाल कराया था जरा ये। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लिखो लैंग्वेज लिखते हुए चलो इस सवाल की। एन इंडक्टर कॉइल, बातें नहीं, इंडक्टर कॉइल joined to a 6 volt battery, joined to a 6 volt battery, क्या मतलब भाई, बैटरी डीसी, draws a current of 12 ampere, draws a current of 12 ampere, draws a current of 12 ampere। कौन सा करंट है ये, एसी करंट। कौन सा वाला, हाँ तो वो कौन सी वैल्यू करंट की, स्टेडी करंट। क्या है भाई, अब समझना, देखो या तो वो लैंग्वेज लेगा ड्रॉज अ स्टेडी करंट, नाली के अंडरस्टूड है, अभी बैटरी के साथ में आपने इंटर लगाया, वो कौन से करंट की बात करेगा, स्टेडी करंट की, बिल्कुल। तो ये कौन सा करंट चल रहा है आपके पास, स्टेडी करंट। हो सकता है वर्ड लिखा हुआ हो सकता है वर्ड लिखा हुआ ना हो, क्या पता लग जाएगा यहां से किसकी वैल्यू होगी, जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस आ गया, कितना आया, आर बराबर कितना आ गया 0.5 ओम्स, पक्का। और क्या क्या चल रहा है, ये तो 6 वोल्ट बराबर आई आर, कहां से आया ये 6 वोल्ट इक्वल्स टू व्हाट, आई इंटू आर। अरे डीसी चल रहा है ये तो, यहाँ पर चाहो तो आई डीसी भी लिख लेना है, यहाँ पर मालूम पड़ा एक ने लिख दिया सर ये तो पीक निकाल लिया आपने। डीसी करंट में कोई पीक एवरेज से मतलब ही नहीं हो, तो क्या चलता है, स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट चल रहा था वहां तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, बस। तो वो अंडरस्टूड है इस लैंग्वेज का मतलब, इस तरह की लैंग्वेज आपको शीट में भी शायद मिली होगी, अभी आता है उस डिस्कशन पर ही आ रहे हैं हम 5-10 मिनट के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है ये, इफ कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, इफ कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, एंड ऑब्वियसली लास्ट क्लास जो थी उसी कंटिन्यूएशन में उसका शेयर कर दिया गया था पूरा कुछ, तो सभी के लिए मेरे ख्याल से पूरा प्रॉपर्ली तैयारी होनी चाहिए। कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर with AC supply,
with AC supply of RMS value 6 volt. If coil is now connected to a capacitor, ठीक है, विद एसी सप्लाई ऑफ आरएमएस वैल्यू 6 वोल्ट, तो एक आरएमएस वैल्यू का वो भी दे दिया आपको, एसी सोर्स दे दिया, है आरएमएस वैल्यू का, ठीक है, एंड करंट नाउ इन सर्किट is in phase with supply voltage, find peak current. बहुत केयरफुली आराम से समझ के लैंग्वेज को आंसर देना। बिल्कुल, फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फाई बराबर 0 का मतलब क्या हो गया भाई, हाँ बिल्कुल, फाई बराबर 0, तो क्या हो रहा है यहां पर, तो फाई हो गया 0। अब हम बात कर रहे हैं एसी पोर्शन की, डीसी से काम तो खत्म हो गया, आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, बस खत्म। फाई आ गया 0, फाई 0 का मतलब क्या हुआ, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, यानी कि यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √1/LC। बट उस वैल्यू की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्या दिखेगा हमें, तो Z दिख जाएगा। तो Z बराबर क्या आ गया बेसिकली भाई, Z बराबर आ जाएगा R, एंड IRMS क्या आएगा, IRMS विल बी व्हाट, ERMS अपॉन Z। तो दिक्कत तो नहीं, पीक में क्या लिखता है, इक्वल टू E/Z, तो मुझे ERMS रहेगा उसमें 6/12 कर दो इसको, 0.5, 6/0.5। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, एसी सर्किट में लगाओ डीसी में लगाओ, वो तो उतना ही रहेगा आपके पास। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास 12 एम्पियर। ये कौन सी वैल्यू आ रही है, IRMS। ये IRMS आया है, पूछा गया है, पीक पूछा गया है, तो पीक करंट क्या लिखेंगे आंसर, सो द पीक करंट विल बी व्हाट, 12√2। So I equals to 12√2 एम्पियर। ये 2 एग्जाम्पल इसलिए कराए कि कहीं पर भी किसी को भी कोई लैंग्वेज डाउट है तो वो पूछ ले। और कल पूरे इंस्ट्रक्शंस थी कि भैया जो भी जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रैवलिंग कर रहे होते, पहुंच गए होते, और वैसे मैंने कहा था 11 तारीख प्रॉपर क्लास की तरह चलेगा, फिर भी मैं स्टिल ये नहीं कर रहा कि एकदम आगे ले जाऊं, थोड़ा रुक के चल रहा हूं, कोई बात नहीं, चलो कोई डाउट है किसी भी लैंग्वेज पार्ट पर तो उसको पूछ लो। अच्छा, अब ऐसा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। उसका मीनिंग या तो शायद आज की क्लास एंड होने तक या फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम उस पॉइंट पर अगर पहुंच जाएंगे तो हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। अब ये क्या है, क्यों है, वो चीज हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक्चुअली आपको याद है हमने मैकेनिकल ऑसिलेशन कंपेयर किए थे, बट वो आधा पार्ट था, डैम्ड ऑसिलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो ये चीज को समझने के लिए हम मैकेनिकल ऑसिलेशन और डैम्ड वाले पार्ट को करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम वगैरह कुछ भी है तो आप घर पे रुक सकते हैं। स्क्रीनशॉट 3। हाँ, क्या डाउट है भाई, पिछले वाले में V2 VL - VC क्यों हुआ बेटा, ये V2 किसके क्रॉस है, इंडक्टर और कैपेसिटर, और इंडक्टर कैपेसिटर के हमेशा क्या चलता है, कितने का फेज डिफरेंस होता है इन दोनों में। भाई मान लो ये VR है तो VL क्या बनेगा इससे, π/2 आगे, और VC क्या बनेगा इससे, π/2 पीछे। तो कितने का डिफरेंस होता है बेटा इन दोनों में, हमेशा 180। तो इसीलिए तो फॉर्म क्या आती है, VL - वो V2 क्या मेजर करेगा, VL - VC को मेजर करेगा। ठीक है,
चलो हाँ भाई, और कोई डाउट यहां तक के इन एग्जांपल्स में? क्योंकि ये एग्जांपल्स कराने के बाद में डीसी वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा? बेटा कुछ भी नहीं करेगा विद्यानिवास मिश्रा, वो कोई इफेक्टिव रीडिंग नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट वाले में 5 को 0 क्यों किया? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, ये रहा इन फेज, करंट नाउ इन सर्किट इज इन फेज विद सप्लाई वोल्टेज, ये पॉइंट आ रहा है ना, करंट नाउ इन सर्किट इज इन फेज विद सप्लाई वोल्टेज। तो इन फेज और आउट ऑफ फेज का लॉजिक है, क्योंकि इसके ये सब कराने के बाद में क्या है कि मेरी तरफ से जो बातें बताने की थी वो सब पूरी होती है। अच्छा, पावर के ऊपर हमने बताए थे, मैंने फॉर्मूला आपको अच्छे से लिख के बताए थे। तो पावर का फॉर्मूला I इंटू ई नहीं है वो, हाँ वो सॉरी क्या बन रहा है पावर आपके पास, हाँ या तो IRMS स्क्वायर इंटू आर कर दें, या फिर IRMS इंटू ERMS की फॉर्म, ये फॉर्म आई थी हमारे पास, पावर एवरेज है ना भाई, एवरेज पावर क्या की थी हमने, नहीं अब समझना एवरेज पावर इन सर्किट का फॉर्मूला क्या है, IRMS इंटू ERMS, यही तो आ रहा है, इंटू कॉस फाई, हाँ सॉरी ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये वाली फॉर्म आ रही है। और अगर मैं सिर्फ अक्रॉस चलो कर लेते हैं, इसको भी 2 मिनट लिख लेते हैं, देखो तो पावर बाय बैटरी कर दें हम, और पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट कर दें हम एवरेज, तो वैल्यूज क्या बनी हमारे पास, वैल्यूज बनी थी IRMS ERMS इंटू कॉस फाई, या तो इस फॉर्म में लिख लें हम इसको, या फिर हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इंटू आर, जो कि क्या शो कर रहा है कि ये पावर किसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ओनली अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं, ये सही है बिल्कुल, कन्वर्ट करके देख ले भाई, कॉस फाई की वैल्यू पुट कर, कॉस फाई बराबर क्या आएगा R बाई जेड, और ई को क्या पुट कर सकते हैं हम, ERMS बराबर IRMS इंटू जेड। अरे गलत कैसा है, रट के थोड़ा बोल रहे, लॉजिक पे बात कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, दिस इज सेम एज T एवरेज कंज्यूम्ड अक्रॉस रेजिस्टर, कंज्यूम्ड अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि एक एसी सर्किट के अंदर पावर कंज्यूम करता ही कौन है, रेजिस्टर, ठीक है। ये इसकी फॉर्म आ जाती है आपके पास IRMS स्क्वायर इंटू आर की फॉर्म, इसीलिए तो IRMS को क्या ट्रीट करते हैं हम, इफेक्टिव करंट की तरह हम ट्रीट कर रहे होते हैं। चलो भाई हाँ, और कुछ यहां पर कुछ भी इसमें डाउट वाली चीज थी? अच्छा बट ये वैलिड है, जैसे ERMS में लिखते हो तो आंसर ही नहीं आता, क्योंकि ERMS इज नॉट इक्वल टू VRRMS, वहां आंसर क्या बनता है आपके पास, अगर ERMS में जाओगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ERMS में जाओगे तो IRMS इज ERMS अपॉन Z, तो फॉर्मूला बनेगा ERMS का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा Z, IRMS की जगह ER अपॉन Z इंटू कॉस फाई, ठीक है ना भाई। अच्छा एक मिनट जरा, VRRMS क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज VRRMS, चलो जरा एक ये भी बात करते हैं, VRRMS, व्हाट इज VRRMS, VRRMS is basically IRMS into R, लिख सकते हैं, ठीक है। जरा देखना क्या ये फॉर्मूला आपका, ये IRMS की जगह मैं लिख सकता हूँ VRRMS अपॉन R, देखो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा VRRMS स्क्वायर अपॉन R, ये दोनों चीजें किसके लिए वैलिड है, आपकी रेजिस्टेंस वाले पार्ट के लिए। बट क्या VRRMS ERMS की इक्वल है क्या, नहीं, अरे ERMS और VRMS होना इक्वल है, इनमें तो क्या रिलेशन चल रहा है, ERMS बराबर तो क्या चल रहा है, ERMS का स्क्वायर बराबर व्हाट, VRRMS स्क्वायर प्लस VL माइनस VCRMS स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो दो चीज इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। अरे VRRMS का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की RMS वैल्यू, और ERRMS तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज, हाँ दोनों में फर्क होता है। बट अगर आप रेजिस्टेंस के लिए बात करोगे, हाँ यार उसके लिए IRMS लिखा, या आप चाहे VRRMS को लिखो, तो दोनों आंसर्स की फॉर्म क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए आपके पास।
तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है यहाँ पर पेशेंसली करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस फॉर्मूले से चिपक के चलो बस। ये है बहुत कंफ्यूजिंग है, दिस इज वेरी, मतलब ये इस पर काफी सवाल बनते हैं, सो बी केयरफुल। और करते हुए इस समय केयरफुल रहोगे तो बाद में अपने आप दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। चलो स्क्रीनशॉट 4। हाँ भाई चलो, तो शीट निकाल ले, है ना। एक बार शीट के एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज आज नहीं है ना, एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं, एसी की एक्सरसाइज को। और पहले हम एसी की शीट ही करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो पेंडिंग काम है उसके अलावा पे। चलो हाँ भाई, तो एसी शीट पर आ जाए हम जरा। हेलो हेलो हेलो, एसी शीट एग्जांपल्स पर आ जाए। कहीं भी किसी भी एग्जांपल में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसे क्लियरली पूछें। पेज 1 एंड 2 पर कोई डाउट है? पेज 1 एंड 2 ऐसे सिर्फ एवरेज और आरएमएस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेज 1 एंड 2 पे कुछ भी नहीं है। ये मैं भी क्या आज शाम को इसलिए ले रहा कि पूरा वो मैं भी फिट हूं नहीं है अभी। मैं नहीं चाहता कि अब 1-2 दिन तक और मुझे, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस मुझे रेगुलर लेनी है। ठीक है, ब्रेक आ गया। पेज 1-2 कुछ भी नहीं है, पेज 3 पर आ जाए हम। पेज 1-2 को डाउट नहीं किसी को भी आ रहे हैं, मैथमेटिकल सवाल है, ठीक है। हाँ, जो नहीं करके आए हैं इनके पास आज का दिन और है, चाहो तो कर लो। सर हाफ साइकिल का विद्या निवास मिश्रा क्या पूछ रहा है भाई? डाउट पूछना यार, एवरेज में तो कहां पर एवरेज में पूछ रहा है भाई, कहां की बात कर रहा है? पेज नंबर बता, कुछ पढ़ने को बोल, वहां पर क्या पूछ रहे हैं? एग्जाम्पल 3 पर आ जाए, चलो अभी आओ एग्जाम्पल 3 पर आते हैं, चलो लाओ भाई। पेज 2 पर एग्जाम्पल 3। बेटा वेंकटेश, अभी उसको छोड़ दे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कैसे कर, अब एडवांस की बातें चल रही है। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 करा दूंगा मेंस के लिए भी, तो मेंस की डेट अभी तक तो आई नहीं ना, तो जनवरी में तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से तो। हाँ जनवरी में तो नहीं दे रहे। हाँ क्योंकि बोर्ड के साथ भी दिन को वो करना पड़ेगा ना, क्लैश नहीं हो। हाँ जो भी हो, खैर बेटर तो वही है। चलो हाँ, एक मिनट, एग्जाम्पल 3 में बोला जाए भाई, क्या कह रहा है? क्राफ्टेड द एवरेज ऑफ करंट इन हाफ साइकिल मे और मे नॉट बी 0। In part A, we can see that the net area is 0. In part A is 0, in part B area is positive, hence in this part I average not equal to 0. क्या कह रहा है ये? नहीं, आई डोंट थिंक इस बार 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं, 2 ही ले बहुत है, और क्या काय को इतने करने हैं तुम्हें, टाइम वेस्ट। हाँ एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है जरा देख लेते, फिगर शोज 2 पार्ट्स A and B, पार्ट A पार्ट B। हाँ ठीक है ना। अरे वो कह रहा है कि भाई एवरेज वैल्यू आपकी हाफ पार्ट में 0 भी आ सकती है और नॉन 0 भी आ सकती है। तो अगर मैं इस वाले हाफ में देखता हूं भाई, अगर मैं एवरेज निकालता हूं इस वाले हाफ में, तो एवरेज क्या आएगा हमारे पास? तो एवरेज क्या आएगा हमारे पास? 0, ठीक है ना भाई। और अगर हम इस वाले पार्ट में देखते हैं, इस वाले हाफ में देखता हूं, तो एवरेज क्या आ रही है? नॉन 0। यार ये कह रहा है कि सर हमेशा हम नॉन 0 क्यों लेते हैं? एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? हमें एवरेज कौन सी लेनी है हमेशा? स्टैंडर्ड वैल्यू।
हमें आरएमएस और एवरेज कौन सी यूज करनी है? हमेशा स्टैंडर्ड वाली वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू इस वाले पोर्शन में जब हम निकालते तो कितनी आएगी? वो 2i/π। ये आएगा आई एवरेज। ठीक है ना भाई? कोई बात नहीं बेटा, करते रहे ऋषभ। यार इंडिविजुअल का तो हाँ ठीक है, बोर्ड्स पढ़ना चाहो पढ़ते हुए चल सकते हो, मतलब ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा वो भी एक। बट मैं तो भाई, मेरे स्टूडेंट जो तैयारी करते थे, मैं तो स्टार्टिंग से जैसा बोला था वो करते हुए कोई चल रहा होगा तो उसको फिजिक्स में तो कोई अलग से जरूरत है नहीं। अगर आपने साथ साथ कर लिया है तो एटलीस्ट ईएमआई तक का तो हो ही चुका था। जहां साथ एक एसी बचा है और छोटा सा मेडिसिन का पार्ट है, तो उसको तो कोई जरूरत है नहीं। और बाकी ठीक है यार भाई, मैं तो स्टार्टिंग से गाइड कर सकता हूँ। अब टेस्ट मैच के आखिरी के 5 दिन चल रहा है, उस पर क्या गाइड करूंगा? ये बात भी मैंने इसलिए बोली थी कि बेटा समझना एक बात। अब ये मैंने इसलिए वर्ड बोला, टेस्ट मैच का आखिरी का 5वां दिन। देखा ना क्रिकेट के टेस्ट मैच, पहले तो तैयारी शुरू हुई थी तो T20 कभी था ही नहीं, जेईई की तैयारी। और 5वें दिन के बाद में अगर हार रहे हो तो ड्रॉ की कोशिश कर सकते हो। समझ रहे हो? हाँ, कि अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका हारना तय है। जो ऑलरेडी विनिंग साइड में रहे कि हम अच्छी रैंक ला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उसके लिए तैयारी करते चले। मैच जीतते हुए चल रहे हो तो जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग इस पर हैं कि यार गिव अप कर दें, कर दें, तो ऐसा नहीं है। अभी भी अगर लगे रहोगे तो ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ का मतलब ये है कि ठीक है यार, बहुत अच्छी रैंक ना सही, हम जेईई एडवांस में एटलीस्ट सिलेक्ट हो जाए, कोई बात नहीं, ड्रॉप का ऑप्शन हमारे पास रहेगा। जो चीजें 12th में हमें पढ़ाई गई वो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उसमें से काफी पोर्शन हमने ऑफलाइन ही पढ़ा है, वो अच्छे से कर ले, ताकि अगर वो ड्रॉप भी करना पड़ जाए तो हमें कोई नुकसान ना हो। बस ये बात ध्यान में रखते हुए चले। बाकी कोई ये सोचे कि यार अब तक तो मैं ढंग से पढ़ाई नहीं और 5वें दिन आकर के मैं रिजल्ट ही चेंज कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। वो जो टीमें 4 दिन से लगातार खेल रही हैं, जो 4 दिन से मैच की स्थिति बनी है, वो तो मैटर करेगी, है ना? वो अब नहीं कर सकते आप। अब तक तो पढ़े ही नहीं, अचानक से अब तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, रैंक भी ले आऊंगा, वो सब अब नहीं हो सकता। जो चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो बस। अब कोई वो वाली चीज ही नहीं है। ये सब कुछ जब वापस ऑफलाइन चालू हुआ था तब से मैं बता रहा हूं कि भी पढ़ना सही से कर दें। अभी भी जो सही से पढ़ लेगा तो एटलीस्ट ये कि जो हार मान के बैठे थे बिल्कुल ही कि यार कुछ हो नहीं सकता, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार कोई बात नहीं, 1 साल और ढंग से करेंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि आपके 2 साल के टेंट के बाद में अगर मेंस में 97-98 परसेंटाइल बन जाती है, तो फिर तभी मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों की तू ड्रॉप ऑफ कर ले। जिसकी उतनी भी नहीं बनती तो मैं कहता हूँ तू पढ़ाई करी नहीं है, 2 साल मस्ती कर ली, तो अब 1 और साल क्यों मस्ती करनी है? जिसे 2 साल पढ़ के अपनी 97-98 लाया, तो इसका मतलब 1 साल और ढंग से करेगा तो कर सकता है। तो अपने इस चीज पर ध्यान दो कि अब जो बचा हुआ टाइम है भी, उसमें भी जितनी मेहनत कर सकते हैं वो ढंग से करते हुए चले बस। बट कोई ये नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो सकता अब कि अचानक से कुछ हो जाए। वो चमत्कार, अभी छुट्टियां थी, कईयों ने तो मैसेज पता नहीं 1-2 ग्रुप पे डाल रहे हैं, यार पढ़ाई नहीं करी हमने, तो ठीक है, जाने दो, क्या कर सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 3-4 पर आपको डाउट? हम बोर्ड हॉलीडेज में, बोर्ड में बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बोर्ड हॉलीडेज सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, और वो उन सबके लिए एडवांटेज है जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और उन सबके लिए डिसएडवांटेज है जो बोर्ड पे फोकस कर लेंगे। वो जेईई की रेस से बाहर होते जाओगे और हर एक दिन मैटर करेगा, क्योंकि तैयारियां सब जगह एंड पर ही आ रही है धीरे धीरे। और क्या, चलो नेक्स्ट बोलो, पेज 3 और 4। वो बोर्ड की छुट्टियों का तो सदुपयोग कर लेना, और वो सदुपयोग ये है कि जेईई की तैयारी पे फोकस रखो। बोर्ड में 95% लाकर भी कुछ नहीं होता, ये भी एक सच्चाई है। हाँ भाई, पेज नंबर 3-4, पेज नंबर 3 पे किसी ने पूछा एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8, हाँ बिल्कुल। एक कार रेसिंग का फैन बोल रहा है कि फाइनल लैप चल रहा है, ये बिल्कुल। हाँ, कार रेस देखिए ना, वो बार बार जाके पिट पे रुकती है, उसके रिपेयर वर्क हो जाते हैं। अब वो सब कुछ नहीं है। अब तो टायर में अगर हवा कम है तो हवा कम ही है, उसी के साथ चल रहा है आखिरी लैप के अंदर। अब वो सब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, बट रेस खत्म करने की कोशिश करते रहोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे बस। एग्जाम्पल 8, हाँ बोल। विनिंग पॉइंट, हाँ विनिंग पॉइंट क्या होता है? रेस फिनिशिंग पॉइंट होता है भाई। हाँ, मतलब रेस खत्म करने की कोशिश करते चलो बस अपने, और क्या है। टेस्ट मैच का आखिरी दिन है, अपने विकेट गिर रहे हैं, बचा के चलो कि भाई हाँ दिन निकाल लें बस। तो वो मेहनत, वो भी मेहनत से आएगा, ऐसा नहीं है। चलो भाई, एग्जाम्पल 8। इंडिया तो खैर बेचारी आखिरी 3 मैचेस में जागे, पर अब क्या है, एक्चुअली ये हैबिट थी इंडिया की कि ये इंडिया के साथ वही हुआ। देखो, पहले 5 सवाल डिफिकल्ट आ गए,
पैसे कमाने के चक्कर में यार ये कोई वो नहीं होता, समझ लो। पैसे तुम्हारे पेपर के अंदर होता है, वो पहले 5 सवाल इजी आए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब उन्हें भी पहले नेवी में अफगानिस्तान से खिला लेते, तो वो भी रोहित शर्मा भी फॉर्म में आया था, केएल राहुल भी फॉर्म में आया था, उनको ले गए सीधे डिफिकल्ट सवाल डाल दिए पेपर के अंदर, खत्म बस। ये होता ही है अक्सर, तो बस यही चीज तुम्हारे टीम तो यार देखो, टीम तो पूरी है ही नहीं, है ना। यही बच्चे के साथ होता है, कुछ बच्चे पेपर अच्छा लेके आते हैं, वही पेपर फिर से दिया खराब। वो यही गलती होती है कि यार हमने शुरू के 5 सवाल छोड़े, वो टफ थे, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, गड़बड़ हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाहर से सीखने को मिल जाती है। क्या हाँ, वो भी यार, ये कोई पैसे कमाने वाले का कोई यार एक भी चीज पकड़ के बैठ जाओ, पैसे कमाने का मौका मिला बेटा, वो उन्हीं को मिलता है तो उस तरह की मेहनत भी करिए। फिर ऐसे नहीं है कोई, उन्होंने भी 8-8 घंटे ना दिन भर तेज धूप में सब में क्रिकेट खेला हुआ है। नहीं, मैं इसमें मैं नहीं बात करता कोई भी। हाँ, जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिल जाता है, ठीक है। हर बार वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता। ऑब्वियसली मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड ही था। मैचेस तो तभी शुरू हो गए था हमारे न्यूजीलैंड पाकिस्तान, आखिरी दिन पे था न्यूजीलैंड के साथ, छुट्टियां जब चालू होने वाली थी। हाँ, तो मेरा बेटा तो खुश हुआ कि अब आप मैच नहीं देखोगे, वरना छुट्टियों में फिर मैं नेविया का मैच भी उतनी इंटरेस्ट से देखता। चलो यार कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं यार। एग्जाम्पल 8 पे कोई बात नहीं, चलो। अरे बोलो ना, एग्जाम्पल 8 में क्या डाउट है? अरे तुम टाइम मत वेस्ट करो भाई। हाँ, इफेक्टिव करंट I बराबर 2 साइन। अच्छा भाई, क्या दिख रहा है? 2 वेव्स का फंक्शन y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। अच्छा, ये भी चलो A2 देते हम, तो A2 कॉस क्या लिख दिया इसने, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्रीज। यही तो कह रहा है वो। क्या निकालना है हमको? हमें वाई रिजल्टेंट निकालना है, या हमको सिर्फ वाई रिजल्टेंट नहीं चाहिए? हमको तो ए रिजल्टेंट की क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू, बस खत्म। तो हमें तो एक्चुअली क्या फाइंड करना है, ए रिजल्टेंट फाइंड करना है, बस खत्म। ए रिजल्टेंट फाइंड करके ए रिजल्टेंट की आरएमएस फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है आपको। तो इधर रादर देन एसी, ये तो वेव्स का सवाल है अपने आप में। क्या आएगा ए रिजल्टेंट? तो पहले तो इसको किसमें कन्वर्ट करो, कॉस को भी साइन में, ताकि हमें क्या लिख सके, फेज डिफरेंस। तो इक्वल टू क्या चीज बनी है? अब आज ही 11th में मैंने एसएचएम चालू कराया था, और मैं बोल करके आया था कि जो कुछ तुम्हें पढ़ाया ना, हो सकता है उसमें से एक आध इक्वेशन तो आज मैं 12th में लिख रहा हूँ, उनको इंपॉर्टेंस बतानी थी उस चीज की। 11th में सही से कर लो तो अपने आप ये सब सवाल 12th में मैटर नहीं कर रहा है कोई। तो A1 साइन ओमेगा टी बन गया। हाँ भाई, प्लस ये क्या बनेगा, कॉस के हिसाब से, तो A2 साइन, तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा की फॉर्म। तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ गया, 90 प्लस 30 डिग्रीज। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या बनेगा भाई? फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो बेसिक फेजर ही तो है, और क्या है। बस फर्क ये इस बार कि एक एलसीआर की बात नहीं कर रहा है, ये तो 2 करंट क्या कर रहा है, इसने कंबाइन कर दिए, बस खत्म। I1 प्लस I2, दैट्स इट। चलो क्लियर यहां तक? अच्छा, पेज नंबर 3 पर एक मिनट, पेज नंबर 3 का लास्ट पॉइंट करेक्शन कर लेना वहां। पेज नंबर 3 लास्ट पॉइंट, बिल्कुल। आरएमएस वॉटलेस करंट क्या होता है, I RMS sin phi, I RMS sin phi is whatless current। ये सवाल जी मेंस में आ चुका है। अगर शीट के फॉर्मूले से आंसर दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, और गलत आंसर वहां अवेलेबल था, क्योंकि इन्होंने क्या करा, कैपिटल, अब एक्चुअली शायद इन्होंने क्या, वो कैपिटल आई को आरएमएस मान लिया होगा, वो ध्यान रखना। हाँ, वो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। हाँ, तो मैं भाई, हम तो अपनी क्लास के हिसाब से बात करेंगे। हमने कैपिटल आई को पीक माना है, आरएमएस लिख दो तो आरएमएस बन गया, बस खत्म। हमने कोई इन जनरल चीज करी ही नहीं। मैं तो आरएमएस भी पूरा लिखता हूँ, सिर्फ आर लिख दूंगा तो रेजिस्टेंस वाला करंट बन जाएगा। तो आरएमएस लिखते हैं, चलो पूरा बढ़िया से अपने अच्छे से। हाँ भाई, पेज नंबर 4 पे कुछ नहीं, पेज नंबर 5, 6, क्योंकि क्या है, इसको करने के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 1 2 एक्सरसाइज इसकी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, पेज नंबर 5 6 कोई डाउट?
कोई भी छोटी छोटी चीज है तो उसको पूछ लो यार, और मैंने अच्छे से इंडिकेट कर दिया था कि आज हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल 9 में 30 डिग्री कैसे आया? एग्जाम्पल 9 देखिए भाई जरा, तो अभी एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 4 पे, पेज 4 एग्जाम्पल 9। कितने लोग हैं जो काम नहीं करके आए? ये वाला काम जिन्होंने नहीं करा। फिर मैंने पूछा था कितने लोगों ने ईमानदारी से करा, तो सबने हाथ खड़ा नहीं किया था। वो कॉलेज ने नहीं करा है क्या? मतलब एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं करे? हाँ, क्या करी नहीं एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी? तो कुछ देखो, जिसने थोड़ा बहुत भी करा हो वो ये डाउट्स देख लेना, उस कैटेगरी में तो आता ही नहीं है वो। तो हवा में देखे थोड़ा कुछ होगा। जिसने थोड़े बहुत भी ढंग से करे हो ये डाउट्स करते हुए चले आज, तो वो चैप्टर में से कुछ भी थोड़ा बहुत अगर वो वर्ड्स बने होंगे तो वो फिल हो जाएंगे। बस बिल्कुल ही नहीं करा तो फिर कोई मतलब अब एक दिन में करने लायक तो है नहीं भाई। वो फंसोगे, क्यों नहीं करा भाई, क्या करा था दिवाली पर ऐसा? बीमार हो गया। बीमारी बहुत दर्द देती है। मेरा भी जुकाम ठीक नहीं हुआ है, बीमारों को माफी इस बार। क्या ठीक है यार, देखो अब यार इसका कोई वो ही है, तो सेल्फ चीजें होती रहती है, ठीक है कोई बात नहीं। जो अपना बेस्ट कर सको उतना कर लो। हाँ भाई, पेज नंबर एग्जाम्पल 9 में ये पूछा 30 डिग्री क्यों आया? अरे देख लो भाई क्यों आया 30 डिग्री। √2 sin ओमेगा t + 15। तो बेटा ये तो देगा सप्लाई वोल्टेज, और आई दे कितना? ओमेगा t + 45 डिग्री। तो यार लिखो ना फॉर्मूला, तो आई बराबर तो चल रहा है 2 sin ओमेगा t + 45 डिग्री, और ई बराबर क्या चल रहा है? 200 √2 sin ऑफ ओमेगा t + 15 डिग्री। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने एक सवाल कराया है एग्जाम्पल्स में जिसमें कि फेस कांस्टेंट 1 का 0 नहीं है, तो फेस डिफरेंस क्या बनेगा इसके अंदर? पहले तो कौन आगे है? आई लीड्स, तो आई लीड्स, ठीक है। एंड इनके बीच का फेस डिफरेंस क्या बनेगा? अच्छा, एक्चुअली पता है फेस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली फेस डिफरेंस का मतलब होता है ये पूरा फेस, तो दिस फेस इज ओमेगा t + 45 माइनस ओमेगा t + 15 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये होता है एक्चुअली फेस डिफरेंस का मतलब। और ये इसलिए समझना जरूरी है, यहां तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों की ओमेगा क्या है? सेम है। वेव ऑप्टिक्स आएगा, दो ऐसी वेव्स जिनकी ओमेगा सेम नहीं होती तो ये कैंसिल आउट। तो फेस कांस्टेंट कभी भी, फेस डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। फेस डिफरेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती? टाइम पे डिपेंड कर रही होती। समझ रहे हो? कैसे सोर्स बोलते हैं उनको हम? इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं फिर वो चीज, ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो सिर्फ ये इसीलिए वो, तो ये एक्चुअली फेस डिफरेंस का ये चीज होती है मीनिंग। बस, तो फेस डिफरेंस आ गया, कितना आ गया? 30 डिग्री। और कौन आगे चल रहा है? आई लीड्स। मैंने ऐसे एक सवाल कराया है मैंने, हाँ है नोट्स किसी का एसी वाले? मैंने सवाल कराया जिसमें कि अलग अलग, मैंने भाई रेलिवेंट एग्जांपल जितने हो सकते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो, एक है 10 πt - π/6, 10 πt + π/12। और जो दो आज कराए मुझे पता है वो मैंने नहीं कराए, ऐसे थोड़ा हुई कि मुझे पता है जो पढ़ाने से पहले मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी थी। हाँ, तो सिमिलर सा एग्जांपल था ये बिल्कुल। फिर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलेगी पेज नंबर 5-6 पर कुछ, पेज 5 and 6 पर एनीथिंग? अरे बोलो ना, कुछ है तो 5-6 पर। अभी अच्छे एग्जांपल चालू होते हैं यहां से, थ्योरी तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। एग्जांपल 11 पर आया हो आप तो। अब देखो जैसे एग्जांपल 11 पर आए, एक मिनट देखो जरा, एग्जांपल 11 देखो, उसने आपको ये चीज बना करके दे दी, यहां लिख दिया 200 वोल्ट और क्या लिख दिया? 50 हर्ट्ज। तो ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये 200 वोल्ट क्या है? क्या लेना पड़ेगा अब इसको? RMS। या तो ये लिख देता E बराबर 200 sin ओमेगा t, तो ये अपने आप में कैसी वैल्यू बन रही? एक तरह से रेटेड वैल्यू। ये क्या दिख रहा है हमें? रेटेड दिख रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? RMS मानते हुए चले। देख लो, ठीक है, इस
आरएमएस वोल्टेज उसने दे भी दिया है बस वहां पर, ठीक। नहीं देगा इस तरह लिख दिया तो भी हम क्या मानेंगे उसको, आरएमएस ही मानेंगे बस खत्म। हाँ तो इसमें कोई डाउट है? अच्छा 12th पार्ट कोई पूछ रहा है इसका, पावर अक्रॉस कैपेसिटर, एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगी भाई? 0। क्यों? अरे वीसी और आई किसमें चलते हैं हमेशा भाई? इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस आई और वीसी में कितने का एंगल है? π/2 का बस। तो इसके अक्रॉस जब भी आई डॉट वी लिखोगे तो आई डॉट वी, आई इंटू वी हमेशा क्या आ जाएगी टर्म? 0 चल रही होगी एवरेज, जब भी उसके निकालोगे आप बस। इंस्टेंटली नहीं 0 होगा, एवरेज क्या आएगा? वो 0 आएगा आपके पास भाई इन जनरल। अच्छा एक मिनट अगेन, ये मैं लिख रहा हूं पीसी किसी इंस्टेंट पर, तो किसी इंस्टेंट पर पीसी का मतलब क्या बना? आई इंटू वीसी, जिसमें आई की फॉर्म क्या बनी? जिसमें आई की फॉर्म बनी कैपिटल आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ई को मान लेते हैं साइन ओमेगा टी फाइव, तो वीसी क्या बनेगा? वीसी बनेगा कैपिटल वीसी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव आइस, करंट आ गया माइनस का π/2। ये तो फॉर्म बनी है आपके पास। तो देखो ना ये फॉर्म कुछ ऐसी दिख रही है आपको, कैपिटल आई साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को कुछ ले लो, अल्फा ले लेते हैं, कुछ अल्फा इंटू ये वीसी इंटू साइन अल्फा माइनस π/2 कर दो इसको सॉल्व। अब इसकी क्या निकालनी? ये तो बना पीसी इंस्टेंट पर, तो किसी इंस्टेंट में पूछे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी उसके हिसाब से। अब जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज के लिए क्या करें? इसको ये साइन सी साइन डी क्या बनेगा? तो साइन सी साइन डी करें तो क्या बनेगा भाई? हाँ बिल्कुल, तो क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी कैपिटल आई 2 साइन सी साइन डी, कॉस में कर ले। अच्छा कॉस में कर ले इसको, किसको? साइन 5 माइनस π/2 इस वाली फॉर्म को। अच्छा अल्फा की जगह इसको हम कॉस लिख दे, हाँ ठीक है। तो ये बन गया कैपिटल आई साइन अल्फा इंटू वीसी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, हाँ माइनस आ जाएगा एक बार, ठीक है। इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये साइन में कन्वर्ट हो गया। तो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, हाँ साइन 2 अल्फा बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा साइन 2 अल्फा बन गया ना, तो ठीक है। तो ये फॉर्म क्या बन गई सीधे सीधे हमारे पास? हाँ तो ये तो फॉर्म ही क्या बन गई? साइन 2 अल्फा, तो आई इंटू वी सी इंटू बाय 2 इंटू साइन 2 अल्फा, और 2 अल्फा साइन की एवरेज वैल्यू माइनस, तो ठीक है फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे साइन ऑफ अल्फा एवरेज वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 0 ही आएगी, बस खत्म। वैसे ही आ गया। जबकि आपने जब बैटरी वाला केस किया था तो उसमें एक टर्म क्या आई थी? कांस्टेंट टर्म बच गई थी। अरे जब बैटरी का केस किया था तो उसमें क्या बची थी? एक कांस्टेंट टर्म बची थी। यहां पर कभी कांस्टेंट टर्म आई नहीं रही, तो एवरेज क्या आएगा? अपने आप ही 0 आएगा आपके पास बस। अब ये चीज क्या है, देखो कोई चाहे तो अलग अलग मेहनत कर ले, पीएल पे चेक कर ले, पीआर चेक कर ले। जब पीआर का एवरेज निकालोगे वो वैल्यू और बैटरी की एवरेज वैल्यू दोनों चीजें बिल्कुल क्या आएंगी? सेम आएंगे ऑटोमेटिकली। चलो ठीक है। हाँ भी नेक्स्ट एग्जांपल 12-13 पे कुछ, ये एग्जांपल पेज नंबर 7-8 पे कुछ देख लो। ये लास्ट मौका ही है, मतलब इतना भी टाइम दे दिया अलग से। वो मैं तो चाहता था आज क्वालिटी फैक्टर में घुस सकता था, नहीं ठीक है, बट मेरे को थोड़ा दिक्कत है करवाने में। पेज 7 और 8, अरे बट मुझे पता है ना हालत क्या है लोगों की। चलो पेज 7 और पेज 8 बोलो भाई, कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, सारी लैंग्वेज क्लियर है बिल्कुल। एग्जाम्पल 12-13, 12-17 अच्छा दिख रहा है दिखने में, दिखने में अच्छा है, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। मतलब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, वो समझ में है। डीसी का मतलब क्या है, एसी का मतलब क्या है, बस ठीक है। चलो ठीक है फिर, तो इतना ही है था मेरे ख्याल से मैंने।
18 तक दिया था मैंने, ठीक है चलो कोई नहीं, एक मिनट नेक्स्ट क्लास नहीं, आज नहीं पढ़ सकते क्योंकि चोक कॉइल क्या होता है, अभी कैसी बातें कर रहा है, चोक कॉइल क्या होता है, प्रिंस सोलिया नाम बदल के पूछ रहा है कोई, अरे कोल को चोक कॉइल कहते हैं, बस क्या एल और आर दोनों चीजें होती है। नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, चलो तो चोक कॉइल तो कॉइल ही होता है और क्या होता है, चोक कॉइल क्या है, जिसके पास एल और आर दोनों मानते हुए चलते हैं हम। अच्छा अब डिपेंड क्या करता है, आइडियल है या नॉन आइडियल है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं एक्चुअली एक छोटा सा आइडिया देता हूं, एक तो मैं नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कहां से करेंगे, ये दो चीजें आपको ध्यान है, मैकेनिकल और एलसी। चलो एक मिनट को, कल की क्लास करते हैं हम फ्राइडे, तो वही ऐसा है कि फ्राइडे मॉर्निंग कंबाइंड क्लास है, फिर से फ्राइडे मॉर्निंग 8 o'clock है, तो ये कंबाइंड रहेगी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। एक मिनट, इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एसी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एसी कंटिन्यू के लिए इतना सा चीज तो पढ़ के आया ना भाई, ये मैंने वो कराया था आपको, एक मिनट को, कंपैरिजन मैकेनिकल और एलसी, ध्यान है वहां तक, तो मैकेनिकल एंड एलसी का कंपैरिजन, मैकेनिकल एंड एलसी कंपैरिजन, क्या हो रहा है भाई। अब ऐसा है, एक्चुअली क्या है, फोर्स डैम्ड और फोर्स ऑसिलेशंस आपके एडवांस के सिलेबस में आते नहीं है अगर हम एसएचएम की बात करें तो, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट तो अपने आप में होता ही फोर्स ऑसिलेशन है, तो उसको सिलेबस में अलग से लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो है ही फोर्स ऑसिलेशन। तो हम जो चीज कंटिन्यू करेंगे वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसका डैम्ड एंड फोर्स्ड पार्ट। अब वो मैं इसीलिए इसके अंदर एंटर नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं डैम्पिंग एक की समझाऊंगा तो दूसरी की मुझे साथ साथ ही पैरेलल बतानी पड़ेगी, तो वो मैं, और उतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, तो ये एक चीज अपने एक बार रिवाइज करके आए ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सके, तो इसको तो रिवाइज कर लें आप, इस वाले पार्ट को मैं बता चुका हूं, उसको रिवाइज कर लें। प्लस हाँ अब मुझे बताओ, मॉर्निंग क्लास एसी चल रहा है रेगुलर, तो मेरे ख्याल से इसमें एसी का डिस्कशन रखें हम, है ना, एसी की शीट तो नॉर्मल मॉर्निंग टाइम में हम करते हुए चलते हैं, ईएमआई को भी हम मॉर्निंग में रखेंगे, सिर्फ जो थोड़ा पेंडिंग वाली चीज है उनको हम इवनिंग के लिए रखेंगे, वो जो थ्योरेटिकल वाले पोर्शन है ना सिर्फ, ठीक है ना, तो अभी बताता हूँ सारी चीजें। तो प्लस हम एक काम करते हैं फिर, तो एसी के एग्जांपल्स आपने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो ये एसी नोट्स रिवीजन कर लें एक बार, क्योंकि अब तो क्या है एसी के अंदर इफेक्टिवली अगर आप देखो तो अगर शीट को कंपेयर करो तो 3 पेज बचे हैं, कुछ है ही नहीं, पर हमें कुछ अच्छे सवाल करने हैं, हमें करना है पैरेलल सर्किट का सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल का मैंने सिर्फ हिंट दिया था, पर उससे ज्यादा हमें कोई जरूरत अभी तो पड़ी नहीं, क्या हाँ इजी है, कोई कौन सा वाला, नहीं पैरेलल में कौन सा सवाल, तो उस पर डिपेंड करता है ना, कहा था हाँ हाँ, तो एलसीआर अगर तीनों को उसमें करोगे, नहीं तो एक, अरे तो इजी इसलिए था ना क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया कि भी आई को i1 + i2 + i3 लिख दो, तो बच्चा तो वहां पर दूसरी चीज ढूंढने लग जाता है ना कि मैं यहाँ पर, वो तुमने फिगर किसका बनाया, करंट का, तो ये बात तुम्हें समझा दी गई ना, इसलिए इजी हो गया ना, वरना बच्चा तो फिर से वहां पर क्या करता है, वो फेजर बनाएगा, अच्छा उसमें तुम्हारा इंपीडेंस भी 1/z बनेगा, अभी वो पूरा करा थोड़ा है, जब मैं पूरा करूंगा तब दिखेगा तुम्हें, उसमें 1/z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर, तो हम बात करेंगे, एक मिनट को एसी नोट्स रिवीजन कर लें। प्लस हाँ भी होमवर्क में क्या दिया था मैंने, एक्सरसाइज 1 2 3 दी थी, नहीं सॉरी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 2 3 सेक्शन एबीसी, तो पूरा डिस्कस नहीं कर रहे, बट भाई अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करके आए, तो प्लस एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 2 एंड 3 सेक्शन एबीसी। बट अब देखो यार, ये उन्हीं के लिए यूजफुल रहेगा, कर सकेंगे जिन्होंने आज की क्लास में संग से पार्टिसिपेट कर लिया। अगर आज की क्लास में आपने डाउट्स नहीं पूछे हुए एग्जाम्पल्स आ रहे तो फिर दिक्कत ज्यादा रहेगी, पर ये एक एडवांटेज था आज की क्लास को, ऑब्वियसली टाइम थोड़ा वेस्ट करना था। चलो ये एक चीज हो गया हमारे पास। अच्छा अब एक मिनट रुको, अब हम आते हैं कल की फ्राइडे इवनिंग क्लास।
इवनिंग जो क्लास है मेरे ख्याल से 6:30 बजे से है कल, है ना? 6:30 से। हाँ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 से क्या यार, ऑनलाइन टाइम टेबल दिखेगा, 1 मिनट। अब मैं पहले बता रहा हूं, देखो इसमें टॉपिक क्या है, 1 मिनट रुक जाओ जरा। 6:30 है ना क्लास? सीआर के हाँ 6:30 से है बिल्कुल। तो 6:30 से क्लास है। 1 मिनट रुको, अब मैं टॉपिक बता रहा हूं, उसके बाद मुझे बता देना कि प्योर ऑनलाइन रख लूं या नहीं रख लूं। देखो इसमें हम जो कवर करेंगे ये आपके पास हो गया। हाँ, सबसे पहले तो वो मैनरिज्म एनसीईआरटी से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। प्लस आपके पास क्या आता है, एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन बाकी था मैनरिज्म की, है ना? प्लस मैनरिज्म एक्सरसाइज 3 और डीपीपी भी मैंने बोली है ना? कहां से कहां तक? 35 से 40। टाइम मिलेगा तो कर देंगे। नहीं, अब मुझे बताओ कि क्या मैं कंप्लीटली ऑनलाइन, ये अब तुम तो ऑनलाइन ही हो, रख दो? क्योंकि और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये टॉपिक देख, सही बात ये है कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है सारी बातें, वो वहां से ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ आऊंगा तो बोर्ड पे लिखने में ज्यादा वो है। कल मॉर्निंग में भी होगी ऑनलाइन। हाँ बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ पर? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कंबाइंड। संस्कृत में थोड़ा लिखा है बेटा। तो मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, पर मैं ग्रुप पे ये सब नहीं डालूंगा कि कब क्या पढ़ाया जाएगा बस। तो एक्सरसाइज 3 और या नहीं, सही बात तो देखो ये कि मैं डीपीपी डिस्कस करना चाहता हूं, मैं पेंडिंग छोड़ना चाहता नहीं हूं। नहीं तो वो जो ब्रेक आएगा बोर्ड वाला, उसमें करते रहेंगे ना यार। खैर एक बात तो जो दी है, ठीक है कोई बात नहीं, जो दे चुका हूं उतनी तो करते हैं। तो 36 to 40 ये बाकी थी हमारे पास ना। अच्छा, मैं अब तक असाइन कहां तक ही कर चुका हूं? 1 मिनट। 40 तक आ गया था, 45 तक आ गया था, B10 तक के दे चुका हूं मैं। नहीं, लास्ट B1 to B5 तक का नोटिस मैंने डाला है। 1 मिनट, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 1 मिनट। कम से कम B10 तक का तो हम रेगुलर में कर रहे हैं। तरीका वही रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुके हो, बस उतने डाउट जो है अपन लेते हुए चलेंगे। पैटर्न डीपीपी डिस्कशन का यही रखेंगे हमेशा। अगर हमारा काम बाकी 15-15 मिनट में हो जाएगा तो रेगुलर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप तो हर वीक में 5 डीपीपी अपनी पकड़ के चले, और ये जो 5 में दे चुका हूं, नहीं हो सकता है कि शनिवार को एक क्लास रख जाए जिसमें कि मैं ले लूं। कौन सी डीपीपी बच गई हमारी? ये 41 से लेकर के B5 तक जो आ रखा है। बाकी इस शनिवार शाम तक B6 से B10 वो टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा कि इसके डाउट्स भेज दे 1 दिन के अंदर अंदर, तो वो अपनी तरफ से कंप्लीट करते हुए चले। हर हफ्ते 5 डीपीपी आप तो करते हुए चले बस। वो हाँ, वैसे 15 मिनट तक लगेंगे नहीं, क्योंकि डाउट्स ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, तो फटाफट हो जाएगी चीज। ठीक है, चलो बस फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके भाई, सेट हो जाओ तुम भी अपने अपने कमरों पे आज। वो कार वाले ना, किसी ने पीडीएफ बनाई हो तो आप भेज देना प्लीज। किसी ने पीडीएफ बनाई हो तो भेज देना ग्रुप पर, कोई हो तो। ऑनलाइन में किसी ने करा हो स्क्रीनशॉट लेकर तो भेज देना।